लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि आस्था और मार्स मिलकर सैलमेंडर की पावर को हरा देते हैं और तब मार्स फाना को गले लगाकर उसे अपनी पुरानी यादों को याद करने के लिए कहता है और हम देखते हैं फाना को सब कुछ याद आ जाता है और उसके सिर की थर्ड आई भी गायब हो जाती है। अब गाइस नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे ना हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम ना आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस ला सकें। तो प्लीज जरूर लाइक करना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और तब यहाँ मार्स आस्था को उसकी मदद करने के लिए थैंक यू कहता है और तब आस्था कहता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है और मैं खुश हूँ कि तुम अपने चाइल्डहुड फ्रेंड को बचा सके। तब फाना कहती है क्या तुम दोनों दोस्त हो? और तब मार्स हाँ कहता है जिससे फाना बहुत खुश हो जाती है। तब आस्था फाना से उसका हालचाल पूछता है और तब हम देखते हैं वेनेसा, फिनरल और नोवेल आकर आस्था को हमेशा खतरे में पड़ जाने की वजह से मारने लगते हैं। और तब यहाँ क्रूगर फाना और मार्स को जिंदा देखकर उन्हें गले लगा लेता है। और तब थोड़ी देर बाद आस्था कहता है तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? तब फाना कहती है मुझे बस उस लड़ाई के बाद का बस थोड़ा सा ही याद है। जब उन लोगों ने मुझे जिंदा देखा था तो तब उन्होंने मुझे एक मैजिक स्टोन दिया, पर जब मेरी पावर उससे भी नहीं बढ़ी तब उन्होंने मुझे बाहर फेंक दिया। और तब वहाँ एक पर्सन आया जिसने कहा ये दुनिया कभी नहीं बदलेगी, ह्यूमंस ही दूसरे ह्यूमंस को हर्ट कर रहे हैं, तो अगर तुम चाहती हो तो मैं इस दुनिया के सभी लोगों को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, पर उसके लिए मुझे तुम्हारी बॉडी की जरूरत होगी। और तब हम देखते हैं लिच फाना को एक थर्ड आई देता है और तब फाना कहती है उस दिन के बाद से मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई मेरी बॉडी पर कंट्रोल करके बैठा है। मुझे बस उस पर्सन की नफरत फील हो रही थी। तब मार्स कहता है आखिरकार इतने वक्त तक मुझे तुम्हारे बारे में कैसे नहीं पता चला? तब फाना कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हमें तो खुश होना चाहिए कि हम दोनों वापस मिल गए हैं। तब मार्स कहता है अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तब फाना भी हाँ कहती है और तब फिनरल कहता है ये कितनी अच्छी बात है कि बचपन के दो दोस्त इतने सालों बाद मिल गए हैं और रोने लगता है। और तब यहाँ वेनेसा कहती है पर मुझे अभी भी एक चीज समझ में नहीं आई, आखिरकार द आई ऑफ मिडनाइट सन ने विचिस के फॉरेस्ट पर हमला क्यों किया था? तब फाना कहती है मुझे अभी भी उस पर्सन के ख्यालात सुनाई दे रहे हैं जिसने मुझ पर कंट्रोल किया था और वो किसी तरह के मैजिक स्टोन के पीछे पड़े थे। तब वेनेसा कहती है तो इसका मतलब इस फॉरेस्ट के अंदर एक मैजिक स्टोन है। तब नोएल कहती है तो फिर हमें जल्द से जल्द क्वीन के पास जाना चाहिए। तब क्रूगर कहता है रुको जरा, सबसे पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि मैरिएला और बाकी विचेस ठीक है या नहीं। और तभी आस्था को किसी की पावर का एहसास होता है। तब क्रूगर कहता है आखिरकार ये क्या हो रहा है? इस पावर को तो अब तक खत्म हो जाना चाहिए था। और तब हम देखते हैं उनके ऊपर हमला हो जाता है। तब वहाँ लैड्रोस कहता है आपके मैजिक ने तो सच में कमाल ही कर दिया था। मुझे तो लगा मैं मरने वाला हूँ, पर फिर भी थोड़ा टाइम लगा, पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब क्रूगर कहता है पर तुम्हारा मैजिक तो पूरी तरह से खत्म हो चुका था। तब लैड्रोस कहता है मैंने सबसे पहले सारे मैजिक को एब्सॉर्ब किया और उसके बाद उसे बाहर फेंक दिया और इसी वजह से आपका मैजिक मेरी पावर को डिटेक्ट नहीं कर पाया। पर मेरा तुम सबसे एक सवाल है, आखिरकार क्यों तुम किसी एक को बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हो? और तब हम देखते हैं यहाँ मार्स फाना को बचा रहा होता है और तब लैड्रोस जैसे ही मार्स पर हमला करता है हम देखते हैं आस्था आकर उसे बचा लेता है। तब लैड्रोस कहता है अब तुम्हें क्या दिक्कत है? तब आस्था कहता है तुम मेरे फ्रेंड को हर्ट कर रहे हो। और तब हम देखते हैं मार्स बेहोश हो जाता है और तब फाना जैसे उसे ठीक करने लगती है वो देखती है कि उसका मैजिक काम नहीं कर रहा होता। तब आस्था कहता है मार्स तुम आराम करो, मैं इसे संभालता हूँ। तब लैड्रोस कहता है रुको जरा, तुम तो वही हो ना जो एंटी मैजिक यूज करता है, और मुझ पर विश्वास करो मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ क्योंकि मेरे पास भी कोई मैजिकल एट्रीब्यूट नहीं था और जब मैं बच्चा था तब सभी लोग मेरा मजाक उड़ाया करते थे, पर तुम तो मेरे से भी ज्यादा बेकार निकले क्योंकि मेरे पास कम से कम थोड़ा मैजिक तो था। मुझे तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। तब आस्था कहता है तो तुम मुझे अपना थोड़ा मैजिक क्यों नहीं दे देते? और तब लैड्रोस आस्था को मैजिक दिखाकर उसे चिढ़ाने लगता है और तब आस्था को उसकी टीम ज्वाइन करने के लिए कहता है और कहता है चलो फिर डायमंड किंगडम में अपने रैंक्स को बढ़ाएं और उसके बाद हम उन लोगों को सबक सिखाएंगे जिन्हें अपने टैलेंट की वजह से बहुत ज्यादा अभिमान होता है। और सोचता है मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मैं तो बस इसे बेवकूफ बनाकर इसके एंटी मैजिक पावर को खुद का बनाना चाहता हूँ। तब आस्था कहता है भूल जाओ, मैं तो क्लोवर किंगडम का विज़र्ड किंग बनूंगा। और तब वो लैड्रोस के ऊपर हमला कर देता है और तब लैड्रोस भी आस्था के ऊपर हमला कर देता है और कहता है मैंने तुम्हारी लड़ाई के बारे में बहुत कुछ सुना है और मुझे पता चला है कि तुम वहाँ उस स्पेशल मैजिक
मैजिक के बंदे के बिना कोई भी लॉन्ग डिस्टेंस स्पेल यूज नहीं कर पाते हो। और तब हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे पर कंटिन्यूसली हमला कर रहे होते हैं। तब आस्था कहता है, मुझे पता है कि तुम्हें मेरे बारे में बहुत कुछ पता है, पर फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरे दोस्तों पर ऐसे हमला करके यहाँ से सही सलामत वापस चले जाओगे तो तुम मेरे बारे में अभी कुछ नहीं जानते हो। तब लेड्रोस कहता है, दोस्त जैसी कोई चीज नहीं होती है। यहाँ सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, पहले वो जो इस्तेमाल करते हैं और दूसरे वो जो कि इस्तेमाल होते हैं। और मैं आज तक लोगों को यूज करके ही यहाँ तक पहुँच पाया हूँ और मैं मार्स और उसकी गर्लफ्रेंड को यूज करके और भी ज्यादा ऊपर जाऊंगा और शायद मैं इन्हें रिसर्च लेबोरेटरी के हवाले करके इन्हें मरने के लिए छोड़ दूं। और तब वो आस्था के ऊपर हमला कर देता है। और तब हम देखते हैं आस्था उसके हमले को रोक रहा होता है और तब आस्था अपनी तलवार को लेड्रोस की तरफ फेंकता है और तब हम देखते हैं आस्था की तलवार लेड्रोस में से उसका मैजिक छीनने लगती है। तब लेड्रोस सोचता है, मैंने तो बस थोड़ी देर के लिए इस लड़के से नजरें ही हटाई थी, आखिरकार ये क्या हो गया? क्या मैंने ऐसे हारने के लिए 8 शाइनी जनरल्स को ज्वाइन किया था और आखिरकार उसने इतनी हैवी स्वॉर्ड को मुझ तक फेंका कैसे? आखिरकार ये सोच क्या रहा था? क्या मैं सच में ऐसे बेकार से अटैक से हार जाऊंगा? तब आस्था कहता है, मैं भी यहाँ तक अकेले नहीं पहुँचा हूँ। मैंने और मेरे दोस्तों ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है और हम लोग मिलकर यहाँ तक पहुँचे हैं। और तब हमें आस्था और उसके दोस्तों की जर्नी दिखाई जाती है जहाँ उन लोगों ने अपनी अपनी लिमिट्स को पास किया होता है। तब यहाँ आस्था कहता है, तो तुम्हें लगता है कि फ्रेंड्स को सिर्फ यूज ही किया जा सकता है, पर ऐसा नहीं है। फ्रेंड्स तो एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं। और तब लेड्रोस आस्था से माफी मांगने लगता है और आस्था को उसकी तलवार निकालने के लिए कहता है। तब आस्था कहता है, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो और अगर मैंने ऐसा किया तो तुम दोबारा आकर मुझ पर हमला कर दोगे और अगर मेरी ये तलवार तुम्हें टच ना होती तो मैं अब तक हार चुका होता। तो क्या तुम्हें लगता है मैं इतना बेवकूफ हूँ कि मैं तुम्हें ऐसे छोड़ सकता हूँ? तब लेड्रोस कहता है, प्लीज मुझे बचा लो, मैं इस तरह मर जाऊंगा। तब आस्था कहता है, तुम्हें इससे कुछ नहीं होगा। तब लेड्रोस सोचता है, मुझे तो लगा था कि ये लड़का बेवकूफ होगा और मैं इसे अपने इमोशंस दिखाकर बेवकूफ बना पाऊंगा और ये तो मेरी बातों को सीरियस ही नहीं ले रहा है। और तब आस्था कहता है, अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा है कि मैं तुम्हारे सिर पर हमला करके तुम्हें बेहोश कर दूं। और तब हम देखते हैं आस्था जैसे ही उस पर हमला करने लगता है वो उसके हमले को डॉज कर जाता है और अपने रीइंफोर्समेंट मैजिक से आस्था की तलवार को बाहर निकाल लेता है। और तब हम देखते हैं वो फाना को पकड़ लेता है। और तब लेड्रोस कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पास कितनी पावर है और तुम्हें फिर से उस पावर को एक्टिवेट करना होगा। तब फाना कहती है, आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तब लेड्रोस कहता है, इस टाइम मैं मजाक करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो इसलिए जल्दी से उस मैजिक को कास्ट करो, नहीं तो मैं इसे मार डालूंगा। और तब लेड्रोस मार्स पर हमला करने लगता है और हम देखते हैं जैसे वो उसे मारने लगता है फाना का मैजिक जाग उठता है और वो लेड्रोस के ऊपर हमला कर देती है। तब लेड्रोस कहता है, मैं यही तो चाहता था, पर रुको, ये मैजिक बहुत ज्यादा है, लगता है मैं तो ब्लास्ट होने वाला हूँ। और हम देखते हैं लेड्रो फिर भी बच जाता है। और तब क्रूगर कहता है, ये तो इम्पॉसिबल है, इसकी मैजिकल पावर तो स्पिरिट से भी ज्यादा बढ़ गई है और ऐसी पावर तो एक ह्यूमन कभी भी एमिट नहीं कर सकता। आखिरकार लेड्रोस तुमने ये क्या कर डाला? और तब आस्था जैसे उसकी तरफ बढ़ने लगता है हम देखते हैं लेड्रोस आस्था को बेहोश कर देता है। तब आस्था कहता है, मैं इसकी की को पढ़ तो पा रहा हूँ पर वो इतनी फास्ट है कि मैं उसे डॉज नहीं कर सकता। तब लेड्रोस हंसते हुए कहता है, अब तो मेरी इस ताकत के सामने वो 8 शाइनी जनरल्स भी कुछ नहीं कर सकते और अब तो मैं पूरे किंगडम पर भी कब्जा कर सकता हूँ और अब मैं उन सभी लोगों को खत्म कर दूंगा जिन्होंने मेरी बेइज्जती की है। पर सबसे पहले मैं तुम्हें खत्म करूंगा। और तब वो आस्था के ऊपर हमला कर देता है और कहता है, अब मेरा ध्यान दोबारा से नहीं भटकेगा और अब मैं तुम पर तब तक हमला करता रहूंगा जब तक कि तुम मेरे अटैक को रोकते रोकते थक नहीं जाते। और तब यहाँ क्वीन कहती है, तो इसने सब कुछ बदल दिया। मुझे तो लगा अगर इसने इस तलवार को हासिल किया है तो ये पक्का उनकी ब्लड लाइन से बिलोंग करता होगा, और लगता है ऐसा नहीं है। तो चलो फिर मुझे दिखाओ कि असलियत में तुम कौन हो। और तब क्वीन आस्था पर मैजिक करने लगती है। तब लेड्रोस कहता है, तो चलो फिर मुझे बताओ कि तुम्हारी बॉडी इसे कब तक सहन कर सकती है। और तब हम देखते हैं आस्था का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और आस्था के अंदर से ब्लैक फ्लेम्स निकलने लगती है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। आखिरकार मैं कहाँ हूँ? क्या मैं मर गया हूँ? और मैंने तो अभी तक सिस्टर लिली से शादी भी नहीं की है। आखिरकार ये क्यों हो रहा है?
और तभी आस्था के पीछे डेविल अपीयर होता है। तब आस्था कहता है, आखिरकार तुम कौन हो? तब वो डेविल कहता है, ये तो गलत बात है, तुम तो मुझे पहचान ही नहीं रहे हो, और वैसे भी मैं ही हूँ जो इतने दिनों से तुम्हारे पास हूँ। तब आस्था कहता है, पर मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। तब वो डेविल कहता है, चलो कोई बात नहीं, और इस टाइम मेरे पास एक चांस है जिससे मैं किसी की फिजिकल बॉडी ले सकता हूँ, तो इसलिए मैं तुम्हारी बॉडी पर कब्जा कर रहा हूँ। तब आस्था मना कर देता है। तब वो डेविल कहता है, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी डील है, क्योंकि अगर तुम उस ह्यूमन को हराना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ। तब आस्था कहता है, चुप कर जाओ, उसे मैं अपने हाथों से हराऊंगा। तब वो डेविल कहता है, चुप कर जाओ और मुझे अपनी बॉडी पर कब्जा करने दो, क्योंकि तुम्हारे जैसा कमजोर आदमी कभी लड़ाई नहीं जीत पाएगा। तब आस्था कहता है, तुम मुझे इतना भी कमजोर मत समझो, और वैसे मुझे नीचा दिखाने के लिए शुक्रिया, क्योंकि अब मैं ऊपर देखते हुए टॉप तक भाग सकता हूँ। तब वो डेविल कहता है, पर तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, तो इसलिए हार मान जाओ। तब आस्था को रेवची की बात याद आती है, जिसने उसे कहा था, तुम एक लूजर हो तो तुम कुछ नहीं कर सकते। और तब आस्था को गुस्सा आने लगता है और वो कहता है, मैं हार नहीं मान सकता, और वो आखिरी टाइम था जब मैंने ऐसा सोचा था, तो इसलिए मैं डिप्रेस नहीं हो सकता। और तब हम यहाँ देखते हैं चारों तरफ अजीब सी बिजली चमकने लगती है और आस्था के एक साइड का हाथ काला पड़ जाता है और उसका एक पंख भी निकल आता है। तब वो कहता है, कभी न हारना मेरा मैजिक है। और तब आस्था को देखकर लेड्रोस हैरान हो जाता है। और तब हमें बताया जाता है कि क्लोवर के 3 लीव्स फेथ, होप और लव को रिप्रेजेंट करते हैं, और चौथा लीफ गुड लक को रिप्रेजेंट करता है, पर 5th लीव में डेविल रहता है। तब यहाँ नोवेल कहती है, ये मैजिक की तरह तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। आखिरकार आस्था तुम क्या कर रहे हो? तब लेड्रोस कहता है, तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो, पर तुम इससे कर ही क्या लोगे? और तब वो आस्था के ऊपर हमला कर देता है और हम देखते हैं आस्था उसके हमले को काट देता है और तब वो दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। और तब लेड्रोस कहता है, लगता है तुम पहले से फास्ट हो गए हो, पर चलो देखते हैं कि तुम कब तक मेरे सामने टिक पाते हो। और तब हम देखते हैं लेड्रोस कंटिन्यूसली आस्था पर हमला कर रहा होता है और तब आस्था लेड्रोस को जख्मी कर देता है। तब लेड्रोस सोचता है, आखिरकार इतनी पावर इसके अंदर आ कहां से रही है? और तब हम देखते हैं आस्था उड़ते हुए लेड्रोस के पास पहुंच जाता है और तब लेड्रोस उसे पकड़कर कहता है, अब तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। और तभी हम देखते हैं आस्था उसके हाथ को पकड़कर नीचे पटक देता है। और तब यहाँ आस्था सोचता है, आखिरकार ये क्या है, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये एक ठंडी जगह है। मेरा दिमाग बहुत क्लियर है, अब मुझे अपने अंदर बहुत ज्यादा पावर भी फील हो रही है। और तब वो लेड्रोस पर हमला कर देता है। और तब यहाँ क्वीन कहती है, मुझे तो लगा था ये बेहोश हो जाएगा, पर लगता है ये किसी तरह अपने होश में है। पर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये किसी तरह इस चीज को कंट्रोल कर रहा है। एंटी मैजिक एनर्जी हर टाइम उसे डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड में फ्लो कर रही है, तो इसका मतलब जो भी इसे छुएगा ये उसका मैजिक छीन लेगा, तो इसलिए कोई भी इस तलवार को नहीं उठा सकता। पर जैसे कि इस लड़के ने इस तलवार को उठाया है, तो जैसे कि तुम मैजिक लेस हो, तो इसलिए वो पावर तुम्हारे अंदर भी फ्लो करती है और तुम उसी पावर को बिना सोचे समझे बंद और चालू कर रहे थे। तो मैंने अपनी पावर से तुम्हारे मैजिक के फ्लो को बढ़ा दिया है और ऊपर से तुम्हारे ऊपर से सारी लिमिट्स भी हटा दी हैं, जिस वजह से वो एंटी मैजिक पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और तुम उसके लिए एक वेसल बन जाओगे। और यहाँ हम देखते हैं आस्था और लेड्रोस एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं और तब आस्था लेड्रोस का पीछा कर रहा होता है। और तब हम देखते हैं लेड्रोस आस्था पर हमला कर रहा होता है, पर आस्था उसके हमलों को डॉज कर रहा होता है। और तब वो दोनों क्लोज रेंज में लड़ने लगते हैं, जहाँ आस्था उसे मुक्का मार के दूर फेंक देता है और तब लेड्रोस आस्था को अपने मैजिक से पकड़कर नीचे फेंक देता है। और तब हम देखते हैं आस्था को फिर भी कुछ नहीं होता। और तब लेड्रोस कहता है, आखिरकार ये क्या चल रहा है? मुझे कुछ भी अच्छा फील नहीं हो रहा। तब क्वीन कहती है, मुझे तो लगा था कि तुम उनमें से एक हो, पर मैं गलत थी। लगता है किसी म्यूटेशन की वजह से तुम्हारे अंदर मैजिक डेवलप नहीं हुआ है, तुम तो बस डिफेक्टिव हो और उसी की वजह से तुम उस स्वॉर्ड को उठाने के काबिल बन पाए हो। तुम बिल्कुल भी स्पेशल नहीं हो, पर तुम्हारे इस डिफेक्टिवनेस ने ही तुम्हें स्पेशल बना दिया है। और तब लेड्रोस कहता है, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, और आस्था के ऊपर अपनी पूरी पावर से हमला कर देता है। और तब क्वीन कहती है, तुम्हारी प्रेजेंस में सारे मैजिक बेकार हैं, तो जाओ और इसे खत्म कर दो। और तब हम देखते हैं आस्था लेड्रोस के मैजिक को चीरते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। तब लेड्रोस कहता है, मेरा मैजिक तो इस टाइम इनविंसिबल होना चाहिए था, पर ये तो मेरी तरफ ही बढ़ता आ रहा है। और तब यहाँ नोवेल कहती है, तो क्या ये एक ब्लैक शूटिंग स्टार है जो
कि स्काई की तरफ बढ़ता जा रहा है। तब लेड्रोस कहता है, आखिरकार ये क्यों हो रहा है? मैं तो यहाँ पर सभी लोगों को अपने रास्ते से हटाकर पहुँचा हूँ। तब आस्था कहता है, तुमने चाहे सभी लोगों को अपने रास्ते से हटाया हो, पर मेरे केस में सभी लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचने में मदद की है और मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है। और तब वो लेड्रोस पर स्ट्राइक करके उसे नीचे फेंक देता है। और तब यहाँ लेड्रोस के मैजिक स्टोन टूट रहे होते हैं। तब वो सोचता है, मेरी बॉडी से मेरा सारा मैजिक खत्म हो रहा है, तो लगता है यही मेरी आखिरी लिमिट है। और तब नोवेल सोचती है, आस्था जिस तरह लड़ रहा था ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो आस्था है। आस्था इस टाइम बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा है और इस टाइम तो ये ऐसा लग रहा है कि। और तब हम यहाँ देखते हैं लेड्रोस आस्था को खुद को मारने के लिए कहता है। तब आस्था कहता है, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं मारूंगा। इस टाइम मैं उन सभी लोगों को रेस्क्यू करने जा रहा हूँ जिनको तुमने हर्ट किया है, तो इसलिए जल्दी से हील हो जाओ और मेरी मदद करने के लिए चलो और फिर उन सभी से माफी मांगना। और हाँ, मैं तुम्हें यहाँ से बिना पनिशमेंट के कहीं नहीं जाने दूंगा। और तब लेड्रोस जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, तुम तो सच में बहुत कमाल के हो। अब मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। तब आस्था कहता है, क्या तुम्हारी पर्सनैलिटी चेंज हो गई है? तब लेड्रोस कहता है, मेरे मैजिक स्टोन्स टूट चुके हैं, तो अब मुझे थोड़ा हल्का फील हो रहा है। और आस्था को देखकर सोचता है, मुझे लगता है कि तुम जैसे लोग ही हैं जो कि टॉप तक पहुंचते हैं, और अगर मैं तुम्हारे साथ होता तो हम लोग एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग होने में जरूर मदद करते। और तब यहाँ नोवेल सोचती है। आखिरकार मैं भी क्या सोच रही थी, ये तो अभी भी वही आस्था है। और तभी हम देखते हैं आस्था दोबारा से नॉर्मल हो जाता है और सोचता है, आखिरकार वो ब्लैक चीज क्या थी और मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कि हम देखते हैं सभी लोग इतने ज्यादा थक चुके होते हैं कि कोई भी उसकी मदद करने के लिए उठ नहीं पा रहा होता। और तब आस्था कहता है, अब लगता है मुझे ही तुम लोगों को यहाँ से लेकर जाना होगा। और तभी क्वीन कहती है, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। और तब आस्था कहता है, देखो मैंने अपनी आर्म्स के बदले में तुम्हारे फॉरेस्ट को बचा लिया है। तब क्वीन कहती है, मुझे तो लड़ाई में उतरना ही नहीं पड़ा, तो ये परफेक्ट से भी बहुत अच्छा था, तो इसलिए वेल डन। और तब आस्था क्वीन से सभी को ठीक करने की रिक्वेस्ट करता है। तब क्वीन कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और अपने ब्लड मैजिक से सबको कैद कर लेती है और कहती है, ब्लड क्रिएशन मैजिक, फ्रेश ब्लड एग्जीक्यूशन ग्राउंड। और तब आस्था कहता है, आखिरकार तुम कर क्या रही हो? और तब हम देखते हैं आस्था के शरीर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। तब क्वीन कहती है, मेरा मैजिक ब्लड को कंट्रोल करता है और जब से मैंने तुम्हारे ऊपर वो स्पेल कास्ट की है तब से मैं तुम्हारे ब्लड को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकती हूँ। मैं एक क्वीन हूँ, तो आखिरकार क्यों मैं तुम्हारे जैसे बेकार से इंसान की विश पूरी करूँ? वो तुम लोग हो जो मेरे हिसाब से काम करोगे। और तब हम देखते हैं वो आस्था को एक पपेट की तरह यूज करके उसकी तलवार बाहर निकलवा लेती है और कहती है, मैं तुम्हें अभी मरने नहीं दे सकती, और उसे हील करने लगती है और कहती है, अब तुम यहाँ पर थोड़ी देर आराम करो और पर मैं तुम्हें कंट्रोल करके उस तलवार का इस्तेमाल कर सकती हूँ। और अब तो मैंने ये भी देख लिया है कि तुम इस तलवार को कैसे यूज करते हो और अब तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरी तलवार के तौर पर काम करोगे। और तब हम देखते हैं वहाँ चारों तरफ फिर से ब्लैक बिजली कड़कने लगती है। तब वेनेसा कहती है, तो इसका मतलब क्वीन हमेशा से उस एंटी मैजिक स्वॉर्ड के पीछे थी। और तब क्वीन आस्था को सभी लोगों को मारने के लिए कहती है और आस्था एक जानवर की तरह बिहेव करने लगता है। आस्था के सभी दोस्त आस्था को होश में आने के लिए कह रहे होते हैं और तब क्वीन आस्था को सबसे पहले नोवेल को मारने के लिए कहती है। और तब क्रूगर कहता है, आस्था होश में आओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और हम देखते हैं आस्था उसकी कोई बात नहीं सुन रहा होता। और तब नोवेल आस्था को उसे पहचानने के लिए कहती है। और तब क्वीन कहती है, शायद ये तकदीर ही है कि एक रॉयल किंगडम की रॉयलिटी को इसकी तलवार के हाथों मरना पड़ रहा है। और तब नोवेल आस्था को रुकने के लिए कह रही होती है और बाकी सब लोग भी उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। और तब आस्था जैसे ही नोवेल पर हमला करता है हम देखते हैं कि वो अपने दूसरे हाथ से खुद को रोक लेता है। तब क्वीन सोचती है, ये लड़का तो बेहोश है और फिर भी ये मुझे रोक रहा है। तब नोवेल कहती है, कुछ भी हो जाए पर फिर भी मैं तुम्हें खुद को नहीं मारने दूंगी आस्था। तब क्वीन कहती है, मेरी ब्लड टेक्निक ने इसकी बॉडी के सारे ब्लड पर कब्जा कर रखा है जिसकी वजह से ये पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है और ये चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले पर ये इसे कभी तोड़ नहीं पाएगा। पर हम देखते हैं आस्था अभी भी हार नहीं मान रहा होता पर फिर भी क्वीन अपनी पावर से आस्था को आगे भेज रही होती है। तब वेनेसा कहती है, प्लीज ऐसा मत करो, मैं वादा करती हूँ कि मैं कभी भी इस फॉरेस्ट को नहीं छोड़ूंगी और हमेशा तुम्हारी बात मानूंगी, तो प्लीज इन सभी को जाने दो। तब क्वीन कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं इसके जरिए सबको मरवा दूंगी ताकि तुम कभी भी बाहर जाने के बारे में सोचो ही ना। मेरी प्रेडिक्शंस ने मुझे बताया था कि
एक दिन तुम जिंदा इस फॉरेस्ट में वापस आओगी, तो इसलिए मैंने तुम्हें खोजा नहीं। पर हाँ, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए होगा जिसके पास एक एंटी मैजिक स्वॉर्ड होगी। आखिरकार तुमने बाहर जाकर पाया ही क्या है। तुमने चाहे इन इनपरफेक्ट लोगों के साथ बॉन्ड बनाया हो, और देखो तुमने अंत में तो इन्हें इनकी मौत तक ही पहुंचा दिया है। तुम चाहे यहाँ से जहाँ मर्जी भाग जाओ, पर तुम्हारा और मेरा बॉन्ड कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हारी फैमिली हूँ। तब वेनेसा रोते हुए कहती है, मैं तुम्हारी फैमिली का पार्ट हूँ। आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो? तब क्वीन कहती है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम मेरी हो। और तब वेनेसा अपने पास्ट को याद करने लगती है, जहाँ पर वो कैद में होती है और बाकी सारी विचेस बाहर घूमने जा रही होती हैं। और तब वहाँ क्वीन आ जाती है। तब वेनेसा कहती है, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मैं यहाँ पर बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। आखिरकार मुझे कब तक यहाँ रहना पड़ेगा? प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैं यहाँ पर अपने थ्रेड्स पर बहुत काम कर रही हूँ, पर मुझे नहीं लगता मेरे थ्रेड्स में वो पावर है जो आप एक्सपेक्ट कर रही हैं। तब क्वीन कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे पास डेस्टिनी को कंट्रोल करने की ताकत है, और तुम जब तक वो चीज अटेन नहीं कर लेती तब तक तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। याद रखो वेनेसा, हम लोग फैमिली हैं। तब वेनेसा कहती है, अगर हम फैमिली हैं तो प्लीज मुझे बाहर जाने दो। और हम देखते हैं क्वीन फिर भी नहीं मानती है और वहाँ से चली जाती है। और तब हम यहाँ देखते हैं वेनेसा अपने ही थ्रेड से बाहर की बातें कर रही होती है। तब उसकी थ्रेड्स कहती हैं, ये वही जगह है ना जहाँ पर बाकी सारी विचेस मजे करने जाती हैं, तो आखिरकार क्यों तुम यहाँ से निकलकर वहाँ नहीं जाती हो? तब वेनेसा कहती है, पर मैं क्वीन के हुक्म के खिलाफ यहाँ से नहीं जा सकती। और तब वो थ्रेड्स कहती हैं, तो फिर हम तुम्हारे लिए क्वीन से पूछ लेते हैं। तब वेनेसा कहती है, तुम मेरे पावर से बनाई हुई डॉल्स हो, तो इसलिए जो मैं नहीं कर सकती तो वो तुम भी नहीं कर सकते। तब वो डॉल्स कहती हैं, सही कहा वेनेसा, और इस टाइम तुम खुद से ही बातें कर रही हो, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि किसी दिन तुम्हें रियल फ्रेंड्स मिलेंगे। तब वेनेसा कहती है, मुझे नहीं लगता कभी ऐसा होगा। मैं यहाँ से कभी आजाद नहीं हो सकती। और तब वेनेसा को फॉरेस्ट से कुछ आवाजें आने लगती हैं, जहाँ विचेस कह रही होती हैं कि एक आदमी फॉरेस्ट में घुस आया है। और तब हम देखते हैं कैप्टन यामी वेनेसा का केस तोड़कर अंदर आ जाते हैं और कहते हैं, मैं तो बस थोड़ी ट्रेनिंग कर रहा था, पर आखिरकार ये लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? और वो बूढ़ी जादूगरनी तो बहुत अजीब है। और तब कैप्टन यामी वेनेसा से पूछते हैं, आखिरकार तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तब वेनेसा कहती है, मुझे यहाँ पर विचेस की क्वीन ने बंद कर रखा है। तब कैप्टन यामी कहते हैं, तो तुम एक बर्ड की तरह हो जिसे एक पिंजरे में बंद कर रखा है। तब वेनेसा कहती है, पर मैं कभी भी बाहर नहीं गई हूँ। तब कैप्टन यामी कहते हैं, तो लगता है आज तुम्हारा लकी दिन है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा होल हो चुका है जिसकी वजह से तुम बाहर जा सकती हो। तब वेनेसा कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मेरी तकदीर में यहाँ रहना लिखा है। तब कैप्टन यामी कहते हैं, आखिरकार ये किस तरह की बकवास है? मैं तो इस बात पर विश्वास करता हूँ कि अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो तुम किसी भी कीमत पर उसे कर लोगे, और मुझे लगता है कि इस टाइम मैं उस बूढ़ी औरत से नहीं लड़ सकता, तो इसलिए मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तब वेनेसा कहती है, रुको जरा, पहले मुझे ये बताओ कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तब कैप्टन यामी कहते हैं, ये तो तुम्हारा डिसीजन है ना। तब वेनेसा कहती है, अगर मैं सच में एक बर्ड हूँ तो मेरे पास विंग्स भी होंगे और मैं उनका यूज करके आसमान में उड़ भी सकती हूँ, तो इसलिए मैं खुद को चुनती हूँ। और वो बाहर को कूद जाती है। और तब हम देखते हैं वेनेसा ब्लैक बुश को ज्वाइन करके बहुत मजे करती है। और तब यहाँ वेनेसा कहती है, तुम ये जानना चाहती हो ना कि मुझे बाहर क्या मिला है? वो ये है कि मुझे ये समझ आ गया है कि तुम मेरी फैमिली कभी नहीं थी और मेरी रियल फैमिली ब्लैक बुल्स है, और अब वही फैमिली मेरे आंखों के सामने मुझसे छीनी जा रही है, और अगर मैं इसे रोक भी नहीं पाऊंगी तो मेरे जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं है। तो अगर सच में मेरे पास डेस्टिनी को चेंज करने की ताकत है तो मैं उसे अपनी डेस्टिनी को चेंज करने के लिए बुलाती हूँ। और तब हम देखते हैं वेनेसा के थ्रेड मैजिक से एक छोटी सी बिल्ली अपीयर हो जाती है। तब क्वीन कहती है, आखिरकार इसने कर ही लिया, यही है फेट की रेड थ्रेड। तब वेनेसा कहती है, मुझे लगा नहीं था कि ये इस तरह दिखती होगी, पर ये आखिरकार ऐसी क्यों है? तब क्वीन सोचती है, क्या इसने डेस्टिनी को चेंज करने की पावर पा ली है? और कहती है, तो चलो फिर इसे जांचते हैं। और तब हम देखते हैं क्वीन आस्था को नोवेल पर हमला करने के लिए फोर्स करती है। और तब वेनेसा के चिल्लाने पर उसकी बिल्ली आस्था के ऊपर जाकर बैठ जाती है। और तब आस्था नोवेल की गर्दन उड़ा देता है। और तब क्वीन कहती है, तो इसका मतलब ये ताकत अभी भी पूरी नहीं है, तो इसलिए मैं अब ध्यान रखूंगी कि तुम इसके लिए अच्छे से ट्रेनिंग करो।
पर तभी हम देखते हैं नोवेल अभी भी जिंदा होती है। तब क्वीन सोचती है, आखिरकार ये क्या चल रहा है? मुझे तो पूरा यकीन था कि इसने उस लड़की को मार दिया है। और तब हम देखते हैं क्वीन फिर से अपनी बातों को दोहराने लगती है और वो सोचती है। रुको जरा, क्या मैंने अभी अभी ये बातें नहीं की थी? और तब आस्था नोवेल को नीचे गिराकर उस पर हमला करने लगता है और तब वेनिसा फिर से उसे रुकने के लिए कहती है, जिसकी वजह से उसकी बिल्ली फिर से आस्था को टच करती है और तब आस्था नोवेल को मार देता है। पर हम देखते हैं वो फिर से बच जाती है और यहाँ क्वीन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। और तब हम देखते हैं क्वीन आस्था को फिनरल को मारने के लिए भेजती है, पर वेनिसा की बिल्ली के कारण वो उसे भी नहीं मार पाती। और तब क्वीन जैसे ही वेनिसा की बिल्ली पर हमला करने लगती है, हम देखते हैं कि उसकी बिल्ली पर भी आस्था की तलवार का कोई असर नहीं होता। और तब हम देखते हैं तब वेनिसा की बिल्ली जैसे ही आस्था को टच करती है, आस्था अपनी स्वॉर्ड से अपने आप पर हमला करता है, जिसकी वजह से क्वीन का मैजिक टूट जाता है। तब क्वीन सोचती है, मेरे मैजिक को तोड़ना तो इम्पॉसिबल था, तो इसका मतलब ये है तकदीर को चेंज करने की ताकत। तो इसका मतलब जिसे भी ये बिल्ली टच करेगी उसकी तकदीर उसके ऑनर के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। जैसे कि इस केस में वेनिसा अपने साथियों को मरता हुआ नहीं देखना चाहती, इसलिए ये बिल्ली वेनिसा के हिसाब से उसके फेवर में बाकी सबकी डेस्टिनी को चेंज कर रही है। तब क्वीन कहती है, तो आखिरकार तुमने ये कर ही दिखाया वेनिसा, और मुझे इस बात का कब से इंतजार था। और तब क्वीन अपने मैजिक से वेनिसा को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगती है और कहती है, अब तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा मैजिक भी मेरा होकर रहेगा, क्योंकि ये पावर मुझ पर ज्यादा सूट करेगी, क्योंकि मैं परफेक्ट हूँ। तो इसलिए अब ये तकदीर मेरी है, तो इसलिए मेरे साथ हो जाओ। और तब क्वीन जैसे ही वेनिसा पर हमला करने लगती है, हम देखते हैं कि वेनिसा की बिल्ली क्वीन को टच कर लेती है और वहाँ एक धमाका होता है। और तब यहाँ मेरिएले और डोमिना भी आ जाती है। तब क्वीन कहती है, आखिरकार ये कैसे हो गया? मेरा मैजिक तो परफेक्ट था, आखिरकार मैं ऐसे कैसे हार गई? तब वेनिसा कहती है, तो ये मतलब था आपका जब आपने फेट को कंट्रोल करने की बात कही थी। मुझे अब भी नहीं पता कि मैं इस पावर को कैसे यूज करूंगी, पर मैं एक चीज पूरे दावे से कह सकती हूँ कि ये मैजिक हमेशा मेरा और उन लोगों का साथ देगा जिनसे मैं जुड़ी हुई हूँ। तो अब जब इस मैजिक ने तुम्हारी मदद नहीं की है, तो इसका मतलब हम दोनों का कोई बॉन्ड नहीं है।